Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss transformation of source code to application कि हम जो भी अपना कोड लिखते हैं, जो भी सी प्रोग्रामिंग का कोड हम लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है हमारे पास डॉट सी, और वो कोड क्या कहलाता है सोर्स कोड। वो कोड किस तरीके से एप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है यानी कि डॉट EXE फाइल में। अगर हम अपना कोड मेनली अगर हम VS कोड पे अगर हम अपना कोड चला रहे होते हैं तो मेनली हमें वहाँ पे दो ही फाइल दिखाई देती है, एक होती है डॉट सी फाइल और दूसरी हमारे पास होती है डॉट EXE फाइल। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेनली जैसे हमारे पास एक होती है डॉट सी फाइल, राइट, और दूसरी होती है हमारे पास डॉट EXE फाइल। तो डॉट सी फाइल जो है वो हमारी होती है सोर्स कोड, जिसमें हमने अपना पूरा जो सोर्स कोड है वो लिखा हुआ होता है यानी कि अपना सी प्रोग्रामिंग का कोड। और डॉट EXE फाइल जो है वो हमारी होती है एप्लीकेशन फाइल। तो किस तरीके से सोर्स कोड से एप्लीकेशन फाइल बनती है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हमारा सोर्स कोड होता है यानी कि डॉट सी फाइल जो होती है, सबसे पहले उस डॉट सी फाइल को प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? प्रोसेसर के पास। यानी कि जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उसके सबसे पहले प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। प्रोसेसर जो है वो डॉट सी फाइल की प्रोसेसिंग करता है और फिर डॉट सी फाइल को डॉट आई फाइल में कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड कोड। और फिर उस एक्सपेंडेड कोड को कंपाइलर के पास भेजा जाता है। हम बोलते हैं कि कंपाइलर हम यूज करते हैं ताकि हम अपना जो कोड है, मेनली अभी तक हमने यही देखा है कि हम अपना जो भी सोर्स कोड है उसको कंपाइलर के पास भेजते हैं और कंपाइलर क्या करता है? उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, राइट। बट उससे पहले हमारे पास एक और प्रोसेस आती है कंपाइलेशन से पहले। कौन सी प्रोसेस आती है? प्री प्रोसेसिंग। जिसमें क्या होता है कि जो प्री प्रोसेसर होता है वो डॉट सी फाइल को डॉट आई फाइल में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर के पास डॉट आई फाइल पहुंचती है, ना कि हमारा सोर्स कोड। यानी कि कंपाइलर के पास कौन सा कोड जाता है? एक्सपेंडेड कोड जाता है। ओके। अब कंपाइलर क्या करता है? उस एक्सपेंडेड कोड को यानी कि डॉट आई फाइल को किस में कन्वर्ट करता है? डॉट एस फाइल में। और उसको क्या बोला जाता है? असेंबली कोड बोला जाता है। अब असेंबली कोड को असेंबलर के पास भेजा जाता है, राइट। अब असेंबली कोड को असेंबलर के पास भेजा जाएगा। असेंबलर क्या करेगा? उस असेंबली कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ऑब्जेक्टिव कोड जो है वो लिंकर के पास भेजा जाएगा और लिंकर क्या करता है? जितनी भी बाकी हमारी जितनी भी ऑब्जेक्टिव फाइल्स होती हैं उन सबको एक जगह मर्ज करता है और एक फाइल बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉट EXE फाइल। ओके। यानी कि सभी डॉट OBJ फाइल्स को जो लिंकर है वो एक जगह बाइंड करता है, एक जगह मर्ज करता है और कौन सी फाइल क्रिएट करता है? डॉट EXE फाइल, जिसपे हम डबल क्लिक करके अपना जो भी कोड है उसको ओपन करते हैं और हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई है वो हमारे सामने एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से सोर्स कोड हमारा सबसे पहले एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट होगा, वो सब हम देख लेते हैं। तो इनके लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप कमांड्स होती हैं, जैसे कि मेनली अगर हम VS कोड यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर आईडी हम यूज कर रहे हैं तो उसमें तो हमें कोई नीड नहीं होती कोई भी कमांड लिखने की। उसमें डायरेक्ट जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी कुछ है, वो सब अपने आप हो जाता है, राइट। बट अगर हम देखना चाहें तो उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले डॉट सी फाइल से डॉट आई फाइल बनी है, फिर डॉट आई फाइल से डॉट एस, फिर डॉट एस से डॉट OBJ, वो सब हम देख सकते हैं। ओके। इनके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। कौन कौन सी कमांड्स होती है हमारे पास? सबसे फर्स्ट है प्री प्रोसेसिंग वाली कमांड, यानी कि सोर्स कोड को, जो भी हमारा डॉट सी फाइल है यानी कि सोर्स कोड को जब हम एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करते हैं यानी कि डॉट आई फाइल में, उसी को क्या बोला जाता है? प्री प्रोसेसिंग। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है GCC हाइफन कैपिटल E। जो भी हमारी फाइल का नेम है, सपोज हमारी फाइल का नेम हमने टेस्ट रखा है तो यहाँ पे टेस्ट डॉट सी फाइल, उसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? डॉट आई फाइल में। ओके। तो ये प्री प्रोसेसिंग की कमांड होती है जो कि सबसे फर्स्ट हमारा प्रोसेस होता है जब सोर्स कोड को हम एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करते हैं यानी कि डॉट आई फाइल में हम कन्वर्ट करते हैं। ओके। उसके बाद आता है कंपाइलर। उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडेड कोड है उसको कंपाइलर के पास भेजा जाता है और कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करता है? असेंबली कोड में। किस में कन्वर्ट करता है? असेंबली कोड में, यानी कि डॉट एस फाइल में। तो ये हमारे पास कंपाइलिंग की कमांड है कि डॉट आई फाइल को, अब हमारे पास कौन सी फाइल है? डॉट आई। तो अब डॉट आई फाइल को किस में कन्वर्ट कर दो? डॉट
एस फाइल में। ये हमारे पास कमांड है कंपाइलिंग की। कंपाइलिंग के बाद जब हमारा जो असेंबली कोड है वो बन जाता है, उसके बाद असेंबली कोड को किसके पास भेजा जाता है? असेंबलर के पास। और असेंबलर क्या करता है? उसको डॉट ओबीजे फाइल में कन्वर्ट करता है। तो हमारा डॉट एस फाइल को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? डॉट ओ फाइल में, यानी कि ओबीजे फाइल में, डॉट ऑब्जेक्टिव फाइल में। उसके बाद डॉट ओ फाइल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डॉट EXE फाइल में। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने एक कोड लिखा हुआ है, मे बी आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको नोट पैड पे आप लोगों को प्रिंट करवा के यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे है हमारे पास नोट पैड पे ये कोड है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा कोड है जिसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ है, बस यहाँ पे एक सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल ऐड की है, फिर एक मैक्रो हमने डिफाइन किया है, फिर हमारा ये एक मेन फंक्शन है जिसमें सबसे फर्स्ट एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसमें हमने लिख दिया हेलो कोडिंग स्टार्स, फिर एक कमेंट लाइन है हमारे पास, फिर एक और प्रिंटफ फंक्शन है जिसमें हमने ये मैक्रो जो है उसको यूज किया है यहाँ पे, और फिर एक रिटर्न 0 वाला स्टेटमेंट है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस फाइल को सबसे पहले हमने जो है वो डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव किया हुआ है। यहाँ पे सी प्रोग्राम नाम से एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमने अपना जो कोड है यानी कि डॉट सी फाइल जो है वो हमने सेव की हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका टाइप क्या बता रहा है? सी सोर्स फाइल। ओके, यानी कि डॉट सी फाइल है ये हमारी। अब इसको सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपेंडेड कोड में। और एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि इसको सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास भेजा जाता है। तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डायरेक्टरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं CMD और एंटर करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट कमांड हम अपनी लिखते हैं जिसमें हमें क्या करना है? अपना जो डॉट सी फाइल है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डॉट आई फाइल में। उसके लिए हम सबसे फर्स्ट कमांड ले लेते हैं, डॉट सी फाइल को हमें कन्वर्ट करना है डॉट आई फाइल में। उसके लिए ये हमारी कमांड है, एंटर करते हैं। अब हम वापस जाते हैं जहां हमने अपना फोल्डर में सेव किया हुआ था, तो ये इसका टाइप है आई फाइल। यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली से आई फाइल है, और ये फाइल है हमारी सी सोर्स फाइल, जो भी हमारा कोड हमने लिखा है वो, और फिर उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? यानी कि डॉट सी फाइल को डॉट आई फाइल में हमने कन्वर्ट किया। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड लिखते हैं कि डॉट आई फाइल को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? डॉट एस फाइल में, यानी कि असेंबली कोड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी डॉट आई फाइल को किस में कन्वर्ट करेंगे? डॉट एस फाइल में। तो उसके लिए ये हमारे पास कमांड है, एंटर करते हैं। वापस हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और इस फोल्डर में अगर अब हम देखें तो हमारे पास एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है, डॉट एस फाइल। टाइप इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? शो एस फाइल। ओके, हमारी एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर हम ओपन करके देखें कि आई फाइल जो है, यानी कि जो भी हमारा प्री प्रोसेसिंग के बाद जो भी कोड है वो कैसा शो होता है। ओके, तो एक बार हम सारी कमांड्स हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक फाइल को ओपन करके देखेंगे कि उनमें क्या क्या चेंजेस है। ओके, फिर थर्ड कमांड हमारी आती है डॉट एस फाइल को डॉट ओबीजे फाइल में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ये, डॉट एस फाइल को डॉट ओ फाइल में हमें कन्वर्ट करना, एंटर करते हैं। और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है, क्या एक्सटेंशन है इसका? एस फाइल, ये वाली हमारे पास ओ फाइल। ओके, तो ये हमारे पास ओ फाइल क्रिएट हुई है यहाँ पे। फिर एक लास्ट कमांड हमारे पास जिसमें हमें क्या करना है? लिंकिंग करनी है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फाइल है उसको किसके पास भेजना है? लिंकर के पास। और लिंकर क्या करेगा? उसको डॉट exe फाइल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ये कमांड हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी लिखते हैं लास्ट कमांड और यहाँ पे एंटर करते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी एप्लीकेशन फाइल यहाँ पे बन चुकी है। ओके, अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, बट इसने ओपन नहीं किया है। क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीजन क्या है कि हमने जो है getch फंक्शन को यहाँ पे अपने कोड में यूज नहीं किया है, इसी वजह से उसने ओपन नहीं किया। ओके, जो getch क्या करता है कि एक हमारे पास जो भी कैरेक्टर है वो एंटर करवाता है, उसको शो नहीं होने देता है। तो उस चीज के लिए हम लोग getch यूज करते हैं ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो होल्ड रहे। बट अभी हमने ऐसा कोई फंक्शन यूज नहीं किया, इसलिए उसने क्या किया कि उसको
1 सेकंड के लिए खोला और फिर बंद कर दिया। ओके, अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे getch फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, वापस से हमें अपनी सारी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। getch फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, इजीली से हमारा कोड जो है वो हमें शो हो जाएगा। अब अगर हम एक एक फाइल को ओपन करके देखें तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारी फाइल है आई फाइल, यानी कि हमारा एक्सपेंडेड कोड। तो एक्सपेंडेड कोड में क्या होता है कि हमारा सोर्स कोड जो है वो कंपाइलर के पास जाने से पहले उसकी प्री प्रोसेसिंग होती है और उसको डॉट आई फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें क्या किया जाता है कि जितना भी हमारा हमने जो भी यहाँ पे, अगर हम अपने कोड पे वापस जाएं यहाँ पे और अगर यहाँ हम देखें तो सबसे फर्स्ट हमने क्या लिखा था, एक हेडर फाइल हमने इंक्लूड की थी। और हेडर फाइल्स क्या होती है, कुछ ऐसी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास होते हैं, प्री डिफाइंड ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ फंक्शंस, कुछ प्रोटोटाइप्स डिफाइन होते हैं, राइट। तो अगर हम stdio.h की बात करें तो जो हमारे printf स्कैनर फंक्शंस हैं उन सभी की डेफिनेशन कहाँ है, इस stdio.h हेडर फाइल में। इसलिए हम सबसे पहले उन हेडर फाइल्स को अपने कोड में इंक्लूड करते हैं। तो जब ये फाइल कंपाइलर के पास पहुंचती है तो कंपाइलर को कौन सी फाइल मिलती है, जिसमें हमारे पास ये फाइल भी होती है, यानी कि जो हमने यहाँ पे इंक्लूड की है, यानी कि ये .stdio.h फाइल, और साथ में वो फाइल भी होती है जो हमने अपना कोड लिखा है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें test.i में तो ये सारा जो कोड है वो हमारी हेडर फाइल का है जो हमने इंक्लूड किया है। अगर लास्ट में हम देखें तो ये कोड वो है जो कि हमने लिखा है, राइट, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट। और अगर हम यहाँ देखें तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ क्या लिखा था, अगर इस लाइन की बात करें हेलो कोडिंग स्टार्स और इस दूसरे प्रिंटफ फंक्शन के बीच की बात करें तो यहाँ हमने कमांड लाइन लिखी थी, राइट, जो कि अभी .i फाइल में हमारे पास नहीं है। तो कमांड्स जो हैं वो हम लोग किस लिए लिखते हैं, ताकि हम कोई भी कोड हमारा इजीली से अंडरस्टैंड कर सकें या हम आइडिया लगा सकें कि ये लाइन हमने किस लिए लिखी थी या ये फंक्शन किस लिए हमने बनाया था। तो उस चीज के लिए हम कमांड्स यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें कि कंपाइलर उस चीज के लिए एरर नहीं देता है, तो एरर क्यों नहीं देता है कंपाइलर, बिकॉज कंपाइलर के पास वो फाइल कभी पहुंचती ही नहीं है। अगर हम यहाँ देखें कि तो इस स्टेटमेंट में अगर हम इस printf फंक्शन की बात करें या इस printf फंक्शन की बात करें तो इन दोनों के बीच में हमने एक और लाइन लिखी थी, और वो लाइन क्या थी, हमारे पास यहाँ पे एक कमेंट था, राइट, एक लाइन हमने लिखी थी जिसको हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया था। तो कंपाइलर जो है वो कमेंट्स का एरर क्यों नहीं देता है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं ताकि हम इजीली से समझ सके कि ये लाइन हमने या ये स्टेटमेंट हमने किस पर्पस से लिखा था, या कोई फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो फंक्शन हमने किस पर्पस से बनाया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कमेंट्स को हम लोग यूज कर लेते हैं ताकि हम इजीली से समझ सके। बट कंपाइलर के पास कमेंट्स जो है वो कभी भी नहीं पहुंचते जब हमारा सोर्स कोड प्री प्रोसेस होता है। प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी कमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ देखें तो हमारा जो कमेंट हमने लिखा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 3.14। अगर हम यहाँ बात करें तो हमने यहाँ क्या लिखा है, PI, क्या लिखा है, PI। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल होता तो वहां पे हमारे पास वेरिएबल नेम ही शो हो रहा होता है। बट यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमने एक मैक्रो यहाँ पे यूज किया है जो कि क्या कर रहा है कि पूरे कोड में जहां पे भी PI लिखा हुआ है उसकी जगह क्या कर दो 3.14। तो हमेशा जब ये फाइल कंपाइलर के पास पहुंचेगी तो मैक्रोज में क्या होता है कि जब भी हम कोई मैक्रो डिफाइन करते हैं तो उसमें हम उसकी जो वैल्यू है वो यानी कि फिक्स कर रहे होते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा PI की जो वैल्यू है वो हमेशा 3.14 ही रहेगी, उसको कांस्टेंट बना रहे होते हैं हम लोग। ये जो वैल्यू है वो हमेशा जब कंपाइलर के पास पहुंचेगी तो वो क्या पहुंचेगी, कांस्टेंट वैल्यू ही पहुंचेगी। बट यहाँ हमने क्या किया था, एक नाम हमने लिया था, राइट। तो हमेशा जो फाइल है वो कंपाइलर के पास कब पहुंचती है, यहाँ से जब हमारे जो भी कमेंट्स हैं वो रिमूव हो चुके होते हैं, जो हेडर फाइल है या जो भी हेडर फाइल का कोड है वो अटैच हो चुका होता है, जो मैक्रोज हैं वो सारे वहां लिख दिए जाते हैं। ओके, तो ये फाइल एक्चुअल में हमारे पास कंपाइलर के पास पहुंची यानी कि .i फाइल। क्लियर है। अब हम अपनी दूसरी फाइल ओपन करके देखते हैं। .i फाइल के बाद हमारी
क्रिएट होती है डॉट एस फाइल यानी कि असेंबली कोड। और असेंबली कोड जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी फाइल है ओ फाइल और ये है हमारी आई फाइल, तो ये है हमारी एस फाइल। ओके, यानी कि असेंबली कोड। तो जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि असेंबली लैंग्वेज जब इन्वेंट हुई थी तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी थोड़ी सी हेक्टिक थी, बाइनरी से थोड़ी सी इजी थी बट हेक्टिक भी थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा बाइनरी कोड है, जो भी हमने ये इतना सारा जो भी कोड है इतनी लाइंस का, ओके, यानी कि टोटल है हमारे पास 1561 लाइंस का जो कोड है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ पे असेंबली कोड में। उसका कितने लाइंस है यहाँ पे ओनली 39। इतने बड़े कोड को इसने क्या किया कि 39 लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो है कोड होता है असेंबली लैंग्वेज का। अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ ये स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं या एक ये स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं जो कि हमने लिखा था %fpi। बाकी अगर हम यहाँ देखें तो कुछ ना तो यहाँ पे हमने कोई ऑपरेटर यूज किए हुए हैं NOVQ LEAQ CALL, तो इस तरीके के कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं जो कि इतनी इजी नहीं है हमारे लिए समझने के लिए। ओके, फिर असेंबली कोड को असेंबलर के पास भेजा जाएगा और असेंबलर उसको .obj फाइल में कन्वर्ट करेगा। ओके, और फिर जब ऑब्जेक्टिव फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी तो उसको लिंकर के पास भेजा जाएगा। तो अगर हम .obj फाइल अपनी ओपन करके देखें तो वो होती है हमारी बाइनरी कोड में यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। तो अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो 0 और 1 की फॉर्म में तो नहीं है, बाइनरी फॉर्म में तो नहीं है, हमें ऐसा कोई टूल नहीं मिला जो कि कंप्लीट उसको बाइनरी कोड में शो कर रहा हो। बट यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट है जो कि इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में शो कर रहा है। ओके, तो हमारा जो .o फाइल होती है मेनली उसमें जो कोड होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। अब उस .obj फाइल को लिंकर के पास भेजा जाता है और लिंकर सभी .objective फाइल्स को एक जगह मर्ज करके एक फाइल बनाता है। कौन सी फाइल बनाता है? एप्लीकेशन फाइल बनाता है। ओके, जब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो जाती है। ओके, तो अगर हमें इसको ओपन करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम getch फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि क्या करेगा कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। बिकॉज getch जो है वो हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, जो कि क्या करता है कि एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो एंटर करवाता है बट उसको शो नहीं होने देता है। ओके, जो भी हम लोग लिखते हैं उसको शो नहीं होने देता है, बस इसमें इतना सा चेंज है। और इसको जो है हमने ऐड किया हुआ है, ये हमारा मेनली होता है conio.h में। conio.h नाम से हमारे पास एक हेडर फाइल है, उस हेडर फाइल में ये कोड होता है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं। हमें वापस से अपना जो कोड है उसको देखने के लिए हमें इसको वापस से डिलीट करना होगा, वापस से हमें सारी कमांड्स लिखनी होंगी। ओके, तो हम वापस से एक एक करके अपनी जितनी भी कमांड्स हैं उनको हम वापस लिख लेते हैं एक बार। तो सबसे फर्स्ट हमें कन्वर्ट करना है जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको हमें कन्वर्ट करना है आई में, एक्सपेंडेड कोड में। फिर दूसरी फाइल है हमारे पास .i को हमें .s में कन्वर्ट करना है। फिर हमें .s को .obj में कन्वर्ट करना है और फिर हमें फाइनल में .obj को एप्लीकेशन फाइल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास होल्ड हो जाएगा और जो भी हमने प्रिंट करवाया था हेलो कोडिंग स्टार्स और पाई की वैल्यू दूसरे प्रिंटफ फंक्शन में हमने प्रिंट करवाई थी, तो ये हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हैप्पी कोडिंग।